बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद रिजवी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती हम लोगों के दरमियान है जिससे मिलकर आप तमाम लोग बहुत खुश होंगे। और जब भी 1983 का जिक्र होता है, यानी इंडिया ने जो वर्ल्ड कप हासिल किया था, उसमें सरे फहरिस्त अगर मैं नाम लूँ तो जनाब सैयद किरमानी साहब का ज़रूर होता है। उनसे बेपनाह लोग मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि उस दौर में, जिस दौर में फैसिलिटीज़ नहीं होती थी हम लोगों के पास, वो चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन उस दौर में उस इंसान ने वो मकाम हासिल किया। शायद किसी के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। उनसे मिलवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि आइए सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा कुछ देखते हैं। There he goes, that's a fine shot. Syed Kirmani is the catcher. Jubilation among the Indian fielders. जब भी मैच खेलते थे तो बड़ी मेहनत से खेलते थे, हर बॉल पर कड़ी नज़र रखते थे, हौसला बुलंद रखने के लिए कभी कदम पीछे नहीं ले जाते थे। दोस्तों, खेल के मैदान में अपना पैर जमाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने अपनी लगन से सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर विकेट कीपर्स में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवा लिया। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपका नाम उन लोगों में शुमार किया जाने लगा जो देश के लिए जीना और बहुत कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। आपको क्रिकेट की दुनिया में बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया। आपको पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये आपके लिए नहीं बल्कि पूरी कौम और टीम इंडिया के लिए फ़ख्र की बात है। मद्रास में आपकी पैदाइश हुई, जिसे अब चेन्नई के नाम से हम लोग जानते हैं। सैयद किरमानी ने अपना बचपन हैदराबाद में गुजारा, फिर बेंगलुरु को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। आइए आज ऐसे ही जिंदा दिल, मेहनती और लाखों लोगों का दिल जीतने वाले इंसान का चैनल विन के प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी साजिद रिजवी के साथ में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर जनाब सैयद किरमानी साहब का। तो ऑलराइट, आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग मुलाकात करते हैं और शो पर इस्तकबाल करते हैं पद्मश्री डॉक्टर सैयद किरमानी साहब का। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, और सारे चैनल विन के नाजरीन को सैयद किरमानी का आदाब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। काफ़ी वक्त से हम इंतज़ार कर रहे थे कि आपसे मुलाकात करें और थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानें। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं चैनल विन का जी और साजिद रिजवी का शुक्रगुजार हूँ जो इस नाचीज़ को मेरी कहानी जानने के लिए जो आपने इस गरीब खाने पे जो आए हैं। सर आप नाचीज़ कहाँ हैं सर? आप कसम से बहुत कीमती चीज़ है हम लोगों के लिए, एक ऐसा सरमाया जिसे लोग पसंद करते हैं। जी हाँ जी सर हाँ। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा और सच बताइएगा, बहुत चीज़ ऐसी होती है ज़िंदगी में। देखिए, जब आप लफ्ज़ सच का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो ये वालिदैन की तरबियत है। बिल्कुल, जो भी हूँ मैं फ़िलहाल। तो वालिद साहब ने कहा करते थे कि भाई मजाक से भी झूठ मत बोल कर। वाह, क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह। वैसे भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक इंसान की ज़िंदगी में होता है कि कुछ ऐसा काम करता है और थोड़े टाइम के लिए वो खुशी होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा काम हुआ 1983 वर्ल्ड कप की बात करें जो आज भी कैरी करता है, आज भी लोग उसे याद करते हैं। कैसा फील करते हैं आप जब भी 1983 का जिक्र होता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो एक ऐतिहासी जीत थी जो भारत ने जीता है। तो फीलिंग ये है कि प्राउड होता होगा ना कि वो काम किया आपने जो मतलब। नहीं, देखिए, जो फीलिंग होती है ना, जो आपने इतने अरसे के बाद तकरीबन 40 साल के करीब हो चुका है, बिल्कुल, तो जो क्रिकेट लवर्स हैं और क्रिकेट फैंस हैं, तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप को नहीं भूला।
बिल्कुल नहीं भूला, साथ साथ में वो 83 फिल्म भी आ गई बीच में, तो और इसकी इस वर्ल्ड कप की उभार निकल आई। बिल्कुल। तो इंग्लिश में कहावत है कि द फर्स्ट लव कैन नॉट बी फॉरगॉटन। सीरियसली कई नौजवान, हर कोई अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट लव को देखा भी होगा, मिला भी होगा। जी, सबका अलग अलग पैशन होता है, जैसे आपका पैशन था। जी, जी, सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग सुनते रहते हैं, और ये खुशी एक ऐसी थी जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं थी, बल्कि आपने पूरी लाइफ टाइम के लिए है। और एक चीज़ होता है जो उसके बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। जिस ज़माने में आपने मतलब अपना करियर स्टार्ट किया, उस ज़माने की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, कोई सुविधा जिसे कहें नहीं होती थी। लेकिन उस टाइम पर आपके अंदर ये जुनून, ये जज्बा क्रिकेट का कैसे? देखिए, सबसे पहले तो वालिद साहब की बहुत डांट पड़ती थी मेरे को जब मैं स्कूल के स्पोर्ट्स में हिस्सा जब लेता था। अच्छा। कि मेरा पहला स्पोर्ट था बॉक्सिंग ग्लव्स था। वो सेंट जर्मेन स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में था। 4th और 5th वहाँ से निकले हम, सेंट जोसेफ्स में आए और सारी मेरी पढ़ाई सेंट जोसेफ से ही हुई। तो ये जो कुदरती देन थी मेरे में, जो बहुत से ज़्यादा स्पोर्टिंग खून जो कहते हैं वो मेरी रगों में दौड़ रहा था। वालिद साहब सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे मेरे को कि मियाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा। ये पढ़ो 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 बोल के जो इस जहन में डाला वालिद साहब ने, तो उस प्रेशर के साथ सर भी ज़रा साफ हो गया उस प्रेशर में। तो बहरहाल मैं चोरी छुपी से मैं जाके स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था। मैं तो मेरा पहला स्पोर्ट रहा है एथलेटिक्स, सेंट जोसेफ्स इंडियन हाई स्कूल में। वहाँ पे 100 मीटर्स भागा मैंने, 200 मीटर्स, और ये मेरी स्पीड देखते हुए स्कूल की रिले टीम में मेरा दाखिला भी हो गया। और यहाँ पे सारे लड़के जो थे अपने अपने बड़े बड़े माँ बाप के बच्चे थे, वहाँ पे मालदार के बच्चे थे, सबके पास स्पाइक्स थे। और मेरे को, मैं वालिद साहब को बोल नहीं सका कि ये बच्चे स्पाइक्स पहन के भाग रहे हैं, मेरे को भी दिलाइए, क्योंकि मेरे को यकीन था कि वालिद साहब जो महाना सैलरी लेके आते थे उसमें वालिद साहब कैनवस शूज़ को भी अफोर्ड नहीं कर पाए। क्या करते थे आपके वालिद साहब? वो स्टेनोग्राफर थे। ये 1956 में ले जा रहा हूँ आपको मैं, जबकि मेरी उम्र 6 साल की थी। तो निज़ाम साहब की निज़ाम की गवर्नमेंट में थे वहाँ पे। तो जब बाइफर्केशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट जो निकला 1956 में, वालिद साहब का ट्रांसफ़र मैसूर स्टेट में हुआ। उस टाइम पे मैसूर स्टेट कहलाया जाता था, अब कर्नाटका स्टेट है। तो वालिद साहब को एक बेडरूम का डी टाइप क्वार्टर दिया गया। तो हम 1957 में दाखिल हुए और वालिद साहब लोअर डिवीज़न स्टेनोग्राफर थे। जब रिटायरमेंट का दिन आया वालिद साहब को, तो उस ज़माने के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर शमशुद्दीन साहब थे, तो उनके स्टेनोग्राफर थे। अच्छा, ओके। तो वहाँ से बस जैसे आपने बताया कि आपके पास पैसे भी नहीं थे, लोगों के पास कैनवस शूज़ पहनने के, वालिद साहब के पास उतनी 250 रुपये वालिद साहब की सैलरी इसलिए मालूम हुई क्योंकि जब भी महाना 1 तारीख को वालिद साहब अपनी तनख्वाह लेके आते हैं, तो हम 2 भाइयों को, छोटा भाई जब पैदा नहीं हुआ था, 2 भाइयों को साथ में रखते हुए, वालिदा को साथ में रखते हुए डायरी निकालते और पंजतन के खिते से पहले उतार देते और उसके बाद अल्लाह मौला बरकत अता फरमा,
ये वालिद साहब की दुआ होती और वालिदा के हाथ में दे देते। अब देखिए वहीं पे जहाँ पे अभी भी वो डी टाइप क्वार्टर बाकी है, क्वार्टर्स बाकी हैं जय महल एक्सटेंशन में। तो हम 7 साल की उम्र में हम वालिद साहब के साथ, वालिदा के साथ आए बेंगलोर। तो उस एक्सटेंशन के सिर्फ 2 टाइप के क्वार्टर्स थे, एक डी टाइप एक कमरे का और 2 कमरे का सी टाइप क्वार्टर जो ऑफिसर्स को मिले। तो बंजर मकाम था और वहाँ पे पार्थेनियम, कांटे, बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थरों के ये वो, वहाँ पे सी टाइप का एक सबसे सीनियर लड़का, उसने कहा कि भाई हम एक टीम बनाएंगे, क्रिकेट टीम। बहुत बड़ा फैन था वो, बहुत बड़ा फैन था वो, वेस्ट इंडीज का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा, वहाँ पर ही शुरू हुई? बिल्कुल वहीं पे जयमाल एक्सटेंशन। तो आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे 3 लकड़ियाँ बद्दे बाम्बू के 3, वो आज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है। कहीं ना कहीं खरियों में नजर आता है। और बॉलिंग एरिया में एक बड़ा सा पत्थर। सर ईंट वाला मैंने किस्सा सुना है। जी आ रहा हूँ मैं, उसी के ऊपर आ रहा हूँ मैं। क्योंकि ये जो तो अब वहाँ पे टीम बनी, कायम हुई टीम वहाँ पे, और सबसे छोटा मैं ही था वहाँ पे। अक्सर देखा जाता है कि भाई बड़े हैं सो छोटों पे ज्यादा जोर डालते हैं। तो एक डॉन ब्रैडमैन की बैट ले लिए और एक कॉर्क बॉल, और वो कैसे बैट लिए और बॉल लिए। हम डी टाइप और सी टाइप में वो कैप्टन के साथ जाके भाई जो जितना देना है सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करके, कोई 4 आने दिया, कोई 8 आने दिया, कोई 1 रुपया दिया, सी टाइप वाला 1 रुपया दिया। तो उसमें एक डॉन ब्रैडमैन की बैट लिए और कॉर्क बॉल ले लिए, नो ग्लव्स नथिंग। अभी टीम कायम हो गई, अब शुरुआत हो रही है प्रैक्टिस की। अब कौन रोकेगा कॉर्क बॉल? सबसे छोटा मैं उस ग्रुप में, जाके बॉल रोको बोल के वो कैप्टन ने बोल दिया। हम आपको भाग गए, हम पीछे खड़े रह गए। तो अब कैसे रोकूं बोल के दिमाग में आया। ये फर्स्ट टाइम था आपका जब? हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। मैं विकेट कीपिंग का एक्सपीरियंस मेरे को, तो अतराफ देखा यार कैसे रोकूं भाई, ये बॉल इधर से उधर उचक के आ रहा है। तो घर बने जा रहे थे अतराफ, तो वहाँ पे नजर पड़ी मेरे को एक ढेर, ईंटों की ढेर नजर पड़ी और जरा दिल खुश हुआ रहा। चलो भागा वहाँ पे जाके, सो 2 ईंट उठा ली मैंने, 2 ईंट उठा लेके पीछे खड़े रह गया। अब जो भी ऑफ साइड का कॉर्क बॉल आया का, फिर लेग साइड का जो भी आया, ये ईंटें टूटने लग गए। तो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डर था, वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर, उसने देखा कि भाई कई ईंटें मेरे टूटे पड़े हुए हैं इस बंजर जगह पे, ये कौन तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है बोल के एक दिन आ गया वो। हम शाम में स्कूल से आए, बाद से प्रैक्टिस शुरू जो करें, तो मैं जाके वो ढेर, ईंटों की ढेर के बाजू खड़ा हुआ है, अब कौन उठा रहा है देखता हूँ। तो मैं बचपन में होता था, मैं पकड़ा गया। तो हम साहब बहुत डांट खाए। वो कॉन्ट्रैक्टर जो था कनाडा में बेहिसाब मेरे को सुना के गए, डांटें दे दी उसने। और अच्छा, मतलब ये हुआ कि भाई अब के तू यहाँ से उठाए तो मैं तुम्हारा पीटूंगा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ईंट वाले विकेट कीपर ने इंडिया को 1983 में वर्ल्ड कप जिताया है। ये इनका ग्लव्स है, उस टाइम का ही है सर ना ये? जी जी जी, सारा वर्ल्ड कप खुद इसे हाथ में लेकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग जब वीडियोस वगैरह में कभी देखते हैं तो खिलाड़ी को, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो जब इसे आपने पहना, और एक जमाने में आप ईंट लेकर, ये ग्लव्स कैसे पहना मैं, कैसे शुरुआत हुई असल विकेट कीपिंग ग्लव्स की मेरी, तो उस जमाने में ये मैंने फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के सिलेक्शन में जब गया, ये सब हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल बगैर जूते के खेला मैं। अच्छा, कैनवस शूज वाले साहब अफोर्ड नहीं कर रहे थे, तो मेरे को पूछने के भी लिए शर्म आ रही थी कि कैसे पूछूं मैं, क्योंकि इतनी कम तनख्वाह में जब बचे रहे 5 रुपए, और वो 5 रुपए वाले साहब एक छोटी सी हुंडी, ये जियारतों के लिए। अच्छा, अरे वाह क्या बात है, मौला बरकत अता फरमाए। 5 रुपए
तो बहरहाल, तो वहाँ से हमने सिलेक्शन जूनियर स्कूल टीम, उस ज़माने में जूनियर स्कूल टीम, सीनियर स्कूल टीम और जूनियर स्टेट, मैसूर स्टेट और सीनियर स्टेट जो रणजी ट्रॉफी कहलाई जाती है। तो हमने सिलेक्शंस को बुलाया गया, कौन कौन सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं क्रिकेट के लिए। हमने स्कूल का काला जूता पहन लिए, अच्छा, यूनिफॉर्म का। तो हमने जूता पहन के चले गए। तो जो आदत है कि भाई कोई चीज़ जल्दी में नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे के सारे भागे लड़के, कोई बैट उठा लिया, कोई ग्लव्स उठा लिया, कोई बॉल उठा लिया, कोई टुट्टे और एक बैट, किट बैग, स्कूल की किट बैग। तो हम जब पहुंचे तो सिर्फ विकेट कीपिंग ग्लव्स नजर आए। अच्छा। तो मैं बोला यार मेरे को तो ये ईट से सबसे बेहतर ग्लव नजर आ रहा है। उठा लिया। तो वहां से शुरुआत हुई मेरी विकेट कीपिंग की। कोई बोला नहीं कि भाई आप विकेट कीपर बनो स्कूल में, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बोला नहीं। एक पीटी मास्टर होता था, मुंह में सीटी लेके, सो जाओ खेलो फुटबॉल, वाले ले लो फुटबॉल, हॉकी स्टिक, टुट्टे फुट्टे हॉकी स्टिक आपके हाथ में जो आया वो यही आया, ले लिए हमने। ये तो अल्लाह को मंजूर था। मेरे को ईंटों का तजुर्बा था पीछे, कॉर्क बॉल रोकते हुए। तो मैं बोला ये सबसे बेहतरीन चीज नजर आ रही है मेरे को, ले लो जी इसको। तो हमने शुरुआत की। कोई कोच नहीं वहाँ पे, कोई मैनेजर नहीं हमारे को, सिर्फ एक पीटी मास्टर हमारे को गाइड करने वाला। जाओ खेलो, खत्म बात। हम पीछे खड़े गए। असिस्टेंट ऐसा नहीं होता था, और खासकर विकेट कीपर के लिए तो कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं होती थी। एक बार उस जमाने में बिल्कुल उस जमाने में कोई सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में कैसे हुआ आपका? जी, इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? तो यहाँ से जो शुरुआत जूनियर स्टेट्स, जूनियर स्कूल की जो कोटिनियन शील्ड इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता था, कॉटन स्कूल कंडक्ट करते थे, तो उसमें हमने दाखिला लिया। हमारा आई वाज सिलेक्टेड टू द जूनियर स्कूल टीम एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। और ये कुदरती देन से न हमको कुछ पता है कि भाई आगे कैसे बढ़े, कोई बोलने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। तुम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करो, तुम आगे बढ़ोगे, कोई बोलने वाला नहीं। तो बहरहाल बस ग्लव्स ले लिए, मैं बॉल नहीं छोड़ूंगा पीछे। और बचपने से ही वालिदैन की तरबियत, जो कहते थे या अली मदद बोल के उतरो, कहाँ भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जिधर भी गए या अली मदद। फिर जैसे सने बलोग में पहुंचे, नादे अली पढ़ के जी, पहला कदम फील्ड में हमारा सीधे पैर का होएगा। या बिल्कुल जी, या अली मदद, ये तरबियत है आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस लिहाज से मेरा परफॉर्मेंस हर मैच में, हर टूर्नामेंट में बेहतरीन रहा, सबसे आगे रहा। और जिसकी बिना मैसूर स्टेट स्कूल्स टीम में 1964-65 में रिजर्व विकेट कीपर की हैसियत से चुना गया। वाह। वहाँ से 1965-66 में मैसूर स्टेट स्कूल्स की टीम का कप्तान बनाया गया। तो मेरा प्रदर्शन जो वहाँ पे होने लगा, आगे बढ़ता, मैच बाय मैच, मैच बाय मैच। वहाँ पे जब स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो मीडिया रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मेरी फोटो आने लगी, हेडलाइंस आने लगे, सैयद किरमानी विंस, सैयद किरमानी स्कोर्स 100, ऐसे आने लगे। तो लाइमलाइट में आने लगा मैं जी। ओके। तो ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स टीम दौरा कर रही थी इंडिया का 1966-67। ओके। तो वहाँ पे पहला टेस्ट मैच हुआ। उस जमाने में मेरे से बेहतर विकेट कीपर्स थे। बिल्कुल। हैदराबाद के एक आसिफ सईद बोल के थे, ही वाज द बेस्ट विकेट कीपर इन द स्कूल लेवल। तो उन्होंने विकेट कीपर इंडियन स्कूल्स को, मेरे को बैटिंग एबिलिटी में चुना गया। ओके। तो पहला टेस्ट मैच मद्रास में ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स 115 नाचीस, दूसरा मैच हैदराबाद में 125, तीसरा मैच बॉम्बे में 75। ये रही मेरी कंसिस्टेंसी, जिसकी बिना इंडियन स्कूल्स की टीम में मेरे को दाखिला मिला, जो 1967 में इंग्लैंड का दौरा किए। जी। वाह। वहाँ पे पहला मैच
हैम्पशायर स्कूल्स के खिलाफ इंडियन स्कूल बॉय टीम इन इंग्लैंड हैम्पशायर स्कूल ग्राउंड पे खेल रहे हैं हम। पहले मैच में ही 104 नॉट आउट। तो वहाँ से जो कंसिस्टेंसी मैंने सारे टूर में बताए इंडियन स्कूल्स के, तो उस ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के एक बहुत ही महान खिलाड़ी रोहन कन्हाई, जो बहुत ही आइकॉन वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे, ये गैरी सोबर्स के ज़माने के जी, फ्रैंक वॉरेल, रॉय गिलक्रिस्ट, ये सबसे आइकॉनिश टीम थी वेस्ट इंडीज़ की। तो वहाँ के टैबलॉइड ने मेरे को मेरा परफॉर्मेंस देखते हुए स्कूल बॉय कैन हाई बोल के हेडलाइंस डाला उन्होंने। वो है मेरे पास, वो अच्छा। पूरे पेपर कटिंग्स है मेरे पास। तो ये बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है उस टाइम के। बिल्कुल एज ए स्कूल किड। ओके, कंपेयरिंग माई स्टाइल ऑफ अप्रोच, माई स्टाइल ऑफ बैटिंग जो होती है ना, तो कन्हाई की तरह था ये जी। बिल्कुल, तो एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आपकी जिंदगी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वापस आया इंडियन टीम, कोई मैच, इट्स अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ कि इंडियन स्कूल्स टीम कोई मैच हारी नहीं इंग्लैंड में। अच्छा। बाकी के जितने भी इंडियन टीम्स गए हारे हैं, एक आध मैच हारे हैं, हमने हारे नहीं। और उस मैच में ये दो भाई भी मौजूद थे। कौन? अमरनाथ ब्रदर्स, जो लाला अमरनाथ जो पुराने इंडिया के कप्तान रहे हैं जी जी। उनके दोनों बेटे इंडियन स्कूल्स टीम में, और दोनों इंडिया को खेले, साथ में खेले। तो वहाँ से वापस आए हम जी। तो 1968 वापस आए, तो 10th स्टैंडर्ड में है हम, और 17 साल की उम्र है हमारी उस टाइम पे। 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं हम, सेंट जोसेफ स्कूल। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1968 में चेयरमैन जो थे, तलवार नाम था उनका। कौन से तलवार थे, कितनी तेज थी उनकी तलवार पता नहीं, मगर उन्होंने कहा कि भाई गेट ए क्रिकेट टीम फॉर्म्ड। तो बॉम्बे से अजीत वाडेकर साहब जो मेरे पहले कप्तान रहे हैं, तो उन्होंने सारे स्टेट बैंक के स्पोर्ट्स सेक्रेटरीज को बताया कि भाई वहाँ के उभरते हुए खिलाड़ियों को जॉब दो। अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आए, AR सुब्रमण्यम, अच्छा नाम याद है मेरा, पता नहीं वो जिंदा हैं या नहीं हैं, मालूम हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को आके यूथ क्रिकेट क्लब में मेरे को दाखिला भी हुआ। वहाँ के कप्तान ने देखा कि भाई ये बहुत उभरता खिलाड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई मेरे में टैलेंट क्या है, कैसी है, कहाँ तक के पहुँचूंगा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई गाइडेंस नहीं है। बहरहाल तो वहाँ से उन्होंने उस क्लब में आए और कहा कि भाई बैंक तुम्हारे को जॉब दे रही है। अच्छा, तो आपकी फर्स्ट जॉब? हाँ, जॉब स्कूल में हूँ, 10th स्टैंडर्ड में हूँ, अभी SSLC पास नहीं किया हूँ, रेगुलर स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो इन्होंने कहा मैं भाई देखो अभी मेरे का ग्रेजुएशन होना है। वालिद साहब ने कहा कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ग्रेजुएट बनो और गवर्नमेंट की नौकरी लो। यही मेरे दिमाग में है। पहले का बहुत पुराना, आज भी थोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो AR सुब्रमण्यम साहब ने जब दावत दी, बैंक आपको जॉब देने वाली है, देना चाह रही है, क्यों आप इनकार कर रहे हैं? तो मैं बोला वालिद साहब ये कह रहे हैं कि भाई डिग्री लियो जब ही नौकरी मिलेगी। तो बहरहाल मैंने वालिद साहब को आके बोला कि ऐसा बैंक वालों ने मेरे को नौकरी देना चाह रहे हैं। डांट पड़ी मेरे को, अरे झूठ बोल रहे हो तुम अभी 18 साल के भी नहीं हुए हो और SSLC पास भी नहीं हो, कौन देता तुमको, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चलो पढ़ो बोल के डांट पड़ी, जोरदार डांट पड़ी। खामोशी से पढ़ने चले गए हम। फिर दूसरी बार उन्होंने मुख्तसर टाइम में फिर से पहुंचा मेरे पास, यार तुम्हारे को इवनिंग कॉलेज करने के फैसिलिटीज हैं, काहे को नहीं, ऐसे जॉब बैंक दे रही है, गवर्नमेंट जॉब है, क्या को नहीं लेते आप? फिर मैं घर में आके बोला वालिद साहब को, फिर से आके आए, अरे कौन है वो देने वाला तुम्हारे को, तुम 18 साल के, फिर से वही रिपीट।
बुला के लेके आओ उसको। बुला के लेके आए तो उन्होंने समझाया, साहब ऐसा दे रहे हैं। अच्छा, बैंक दे रही है, अभी 18 साल का, तो वो साहब भूल जाओ साहब, बैंक जवाब दे रही है, चाहे 18 साल के हो ना हो, जवाब दे रहे हैं। ओके, ठीक है, ले लीजिए, लेके जाइए इसको, लेके जाइए। तो वालिद साहब उस साल रिटायर हो रहे हैं और वालिद साहब का इरादा था कि हम सब हैदराबाद चले जाएं जी, क्योंकि वालिद साहब हैदराबाद, वालिदा मद्रास की, तो हमारी पैदाइश मद्रास में हुई। बचपना हैदराबाद में गुजरा और फारिगल बाल बेंगलोर में। तब से आप बेंगलोर के होके रह गए। बिल्कुल। अभी मेरे को हर जगह पे और कहना भी चाहिए कि मैं कनाडिगा बन चुका हूँ। ओके, मैं जानना चाह रहा था कि जब आपने इंटरनेशनल गेम खेलना शुरू किया है तो उस वक्त आपका किस सन में आपका मतलब चयन हो चुका था कि आपको 1983 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया? नहीं, देखिए ये सीढ़ी ब सीढ़ी मैं चल रहा हूँ सीढ़ी पे। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? तो नहीं, यहाँ पे मेरे को जॉब मिल गया और उसी साल मेरे को रणजी ट्रॉफी का डेब्यू भी मिला एज ए स्कूल किड। राइट, आई एम रनिंग माई 17+। राइट, तो कर्नाटक मैसूर स्टेट इट वाज कॉल्ड, वी सुब्रमण्यम कैप्टन। उन्होंने देखा कि भाई ये लड़का बहुत आगे पहुंचने वाला है। कोई बोला नहीं कि भाई तुम्हारे में ये टैलेंट है, तुम आगे खेल सकोगे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो डेब्यू किया मैंने, स्टेट डेब्यू 1968। वहाँ से सिलसिला जारी रहा। रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन बेहतरीन रहा, कंसिस्टेंसी रही, साउथ जोन को सेलेक्ट हुआ। साउथ जोन में कंसिस्टेंसी रही। वहाँ से अब नेक्स्ट इज रेस्ट ऑफ इंडिया में आए हम। रेस्ट ऑफ इंडिया में आके 1971 अजीत वडेकर की कैप्टनसी और विजय मर्चेंट जो इसमें है वो ऊपर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे। खास लोग हैं उसमें। बिल्कुल, अरे वहाँ पे दत्तू फटकर साहब हैं, पॉली उमरीगर साहब हैं, वेणु मंकट साहब हैं। ये जो सबसे पहली इंडियन टीम जिसके कप्तान CK नायडू बीच में जो है। और यहाँ फर्स्ट इंडियन कैप्टन। हाँ जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो आखिरी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कारदार साहब हैं वो, कारदार फास्ट बॉलर इंडिया। आपका भी फोटो है? हाँ जी, उसमें नाचीज हमारे 83 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स 3 हैं उसमें। कपिल देव एक हैं, सुनील गावस्कर और सैयद किरमानी जी, उसमें सचिन तेंदुलकर भी है। तो बहरहाल ये सिलेक्शन जो हुआ 1971 to 75 फर्स्ट टूर विद द इंडियन सीनियर टीम टू इंग्लैंड वाज 1975। 67 के बाद इंग्लैंड का टूर, फिर से इंग्लैंड का 71। बिल्कुल। 71 to 75 रिजर्व प्लेइंग सिर्फ काउंटी गेम्स, वहाँ के काउंटी गेम्स, क्योंकि फरूक इंजीनियर बहुत ही सीनियर खिलाड़ी, वेरी फ्लैम्बॉयंट, वेरी हैंडसम और बहुत ही खुश मिजाज इंसान। वो विकेट कीपर उस ज़माने में सिर्फ टेस्ट मैचेस। जी बिल्कुल। और उस ज़माने में ना कोच, जो 9 या 10 सपोर्ट स्टाफ इस ज़माने के खिलाड़ियों को है जी, हमारे ज़माने में कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। सिर्फ एक मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन से एक मैनेजर आ जाता था, असिस्टेंट भी आ जाता था जो होटल के इंतजामात, ट्रैवल के इंतजामात करते थे। तो हमने 71 to 75 जो तजुर्बा हासिल किया मैं एज एन अंडर स्टडी टू फरूक इंजीनियर। तो उनकी पोजीशन पे फिर आपको वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे भी मेरे ग्लव्स साथ में हैं और काउंटी गेम्स खेला लगातार। काउंटी गेम्स मैं खेल रहा हूँ जी, तो मेरा प्रदर्शन वहाँ पे भी अच्छा रहा काउंटी गेम्स में, जिसकी वजह से मेरे को टीम में रखा गया। देखिए, कंसिस्टेंसी किसी भी शोबे में क्यों ना हो, ये बहुत ज़बरदस्त चाबी है जो आपको कामयाबी पहुंचाती है। वेरी ट्रू। अगर ये नहीं है तो फिर आप कामयाब किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में आप कंसिस्टेंसी दिखाइए तो आप खुद ब खुद लाइमलाइट में आओगे,
चाहे इंडस्ट्रीज में क्यों ना हो, चाहे चैनल विन में क्यों ना हो। जी। तो अगर मैं आपकी क्रिकेट लाइफ को देखूं तो आपको सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका क्या लगता है क्रिकेट लाइफ में? देखिए, मेरा पूरा क्रिकेटिंग जर्नी जो रही है, हाँ। स्कूल के ज़माने से अनटिल मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी तक ये रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया जी। बस। तो अभी ये एक चीज़ मेरे हाथ में थी। तो मेरे को कई बार बोला भी गया कि भाई तुम बस ज़्यादा खेल चुके हो, अभी कोई यंगस्टर्स को चांस दो। तो मैं बोला साहब उनको मेरे लेवल पे तो आने दो, जब उनको ले लो ना। तो नहीं, हम आपको फिर टीम से निकालेंगे। आप निकालो, कोई हर्ज नहीं है, मैं अनाउंसमेंट तो नहीं करूँगा बोल के ये बोल दिया उनको। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जी, राज सिंह डूंगरपुर लेट। जी हाँ। तो बस वहाँ से 1976 में फरूख इंजीनियर साहब का टेस्टिमोनियल था लैंकाशायर। वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे इंग्लैंड में, तो वो ही वाज नॉट अवेलेबल, तो मेरे को चांस दिया गया। हाँ, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था मेरा। हाँ। वो क्योंकि जो कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई थी, जिसकी बिना मैं टीम में मुसलसल तौर से शामिल रहा, और बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में मेरे को डेब्यू करना पड़ा न्यूजीलैंड में। और पहले टेस्ट में कोई कैच नहीं आया मेरे को। दूसरा टेस्ट जो क्राइस्टचर्च में हुआ, वहाँ पे मुझे पता नहीं कि भाई बस अच्छा परफॉर्मेंस करूँ मैं बस। तो मैंने 5 कैचेस ले चुके थे, उसमें एक स्टंप भी था जी। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वहाँ पे महान क्रिकेटर्स थे वहाँ के, रिचर्ड हैडली, ग्लेन टर्नर, ये सब, रिचर्ड कॉलिंज वगैरह जो भी हैं। रिचर्ड हैडली के बड़े भाई डेल हैडली भी उसमें टीम में मौजूद थे। तो बहरहाल मैंने ये 5, वो एंड ऑफ द डे एक जेफरी नाम का इंग्लैंड का इतना बड़ा फैन, वो निकलता है अपने पैसों से ही, और जो भी टीम गई, अब हमारी इंडियन टीम के साथ वो ऑफिशियल स्कोरर बन गया। तो मैनेजर साहब ने उसको ऑन ए प्रोफेशनल बेसिस उसको दे दिए। तो उसने जब 5 विक्टिम्स मेरे पास आ चुके हैं फर्स्ट इनिंग, तो उसने कहा कि खिरी, उनके लहजे में बोल रहा हूँ मैं, डू यू रियलाइज दैट यू आर नियरिंग ए वर्ल्ड रिकॉर्ड? हैं? मेरा चौंका, वर्ल्ड रिकॉर्ड? और वो क्या है भाई बोल के पूछा उसको मैं। तो उसने कहा, ये बस में जा रहे हैं होटल को मैच के बाद, तो उसने कहा कि भाई डेरिक मरे इंग्लैंड का है उसमें, डेनिस लिंडसे साउथ अफ्रीका, वॉली ग्राउट ऑस्ट्रेलिया का, अगर तुम्हारे को और एक विक्टिम आ गया जी, 6 विक्टिम्स अगर तुम ले लिए, तो यू विल बी द 4th in the world to have taken 6 victims in an innings। तो यकीन मानिए आप लोग जो मेरे को सुन रहे हैं इस चैनल विन पे नाजरीन, उस रात सोया नहीं मैं। बस सीलिंग को देखते हुए ये कैसे रिकॉर्ड कायम होगा, कैसे पकड़ूं मैं, कैसे आएगा। एक आखिरी विकेट वो चल रही है, तो आखिरी विकेट डेल हैडली की, वो लास्ट बैट्समैन, लास्ट विकेट पार्टनरशिप नेक्स्ट डे आने वाली है। तो बहरहाल मैंने ये मुसम्मम इरादा कर लिया कि कहीं भी आस पास में गोला नजर आया मैं झपक लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, झपक लूंगा, दौड़ रही, झपक लूंगा बोल के। अब किस्मत साथ दी हमारे, सीधा कैच आ गया मेरे ग्लव्स में, और ये वो बॉल है। वाह। ये वो बॉल है जनाब
हाँ। जो इसमें सारे 6 खिलाड़ी जो हैं उनके सिग्नेचर्स मैंने ले ली है। ओके। और ये बहुत ही प्राइज पोजीशन है मेरा। बिल्कुल इस पे विजिबल नहीं है लेकिन देख सकते मगर हैं ये अभी देखिए 1976 से आज कितने साल हो चुके हैं आप देखिए 50 साल जी। 50 साल का गोला है, किस शेप में है देखिए, बेहतरीन शेप है इसका। ये पूरे ऑटोग्राफ इजाजत से मैं भी थोड़ा टच कर लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बॉल। वी कैन सी कि यहाँ पे सब सिग्नेचर्स हैं इनके फेवरेट जो इनको मिला था 1976 जिसको कैच पकड़ा हूं उनके नाम है उसमें। सर रिचर्ड हेडली का नाम है और कैप्टन ग्लेन टर्नर का नाम है, रिचर्ड कॉलिंज का नाम है उसमें, डेल हेडली का नाम है। उनके सिग्नेचर्स हैं उसके ऊपर। थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ सकता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज मैं जानना चाहूंगा जिसका इंतजार हम सबको था, जिसके लिए आप जाने जाते हैं दुनिया में नंबर 1 विकेट कीपर के नाम से। ये आपको कब मिला, कैसे मिला? इस पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा कि वर्ल्ड्स बेस्ट विकेट कीपर अवार्ड, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप सीरीज 1983 इंग्लैंड। जी। ये यहाँ पे लिखा गया है। इसको उठाने में थोड़ा सा ताकत लग रही है, बहुत हैवी भी है और बहुत मज़ा भी आ रहा है मुझे। जब ये आपके हाथ में मिला, इसकी स्टोरी आप थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, मेरी शुरुआत जो हुई एज अ विकेट कीपर, स्कूल से शुरुआत हुई, स्टेट जोड इंडिया। तो तकरीबन 1968 से कहिए 67 से शुरुआत हुई कीपर, एज ए कीपर। तो अंटिल 1993 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल, ठीक है। तो वहाँ पे अब ये मेरा उस प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप में जो हमने कभी सोचा नहीं कि भाई मेरे को रिकॉर्ड करनी है, बस दिमाग में यही आया। हर वक्त, हर टूर्नामेंट, हर सीरीज में आई विल डू माय बेस्ट। एंड हर वक्त या अली मदद ग्राउंड पे उतरा हूँ, नादे अली पढ़ के उतरा हूँ और मुसम्मम तौर से कामयाबी ही कामयाबी। चलिए एक चीज और यहाँ पे हाँ जी। तो मैं ये इसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। तो जब हमने जीती वर्ल्ड कप 1983 वर्ल्ड कप जीती, तो सबसे पहला तो बेस्ट मोमेंट ऑफ माय एंटायर क्रिकेटिंग करियर जिसको कहते हैं वाज विनिंग द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। दूसरा बेस्ट मोमेंट ऑफ माय एंटायर करियर, क्रिकेटिंग करियर, ये सिल्वर ग्लव, सिल्वर बॉल जो गॉडफ्रे एवंस ऑफ इंग्लैंड, जो उनको माना जाता है ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर एवर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल इंग्लैंड के, उन्होंने आए और आईसीसी के चेयरमैन और सेक्रेटरी के साथ मिलके ये अवार्ड उन्होंने दिया, जो किसी विकेट कीपर को अभी तक के ऐसा अवार्ड नहीं मिला। ये जो भी है, जो भी हूँ मैं, ये 14 मासूमीन का सदका है। बिल्कुल, तो उन्हीं का फैज़ है। जो भी मैं, ये जो भी ट्रॉफी जो नज़र आ रहे हैं आपको बैकग्राउंड में, ये उन्हीं का फैज़ है और मेरी माँ बाप की तरबियत का असर है और बस उन्हीं की दुआएं। सर मैं चाहता हूँ कि वो भी आप बताएं, रेप्लिका। हाँ जी, बिल्कुल, आप लोग ये भी देखिए। हाँ जी, हाँ, ये भी देखिए। ये सारे खिलाड़ियों को और मैनेजर को भी दिया गया। ये रेप्लिका है, इसी साइज का ओरिजिनल वर्ल्ड कप है। और हर खिलाड़ी को दिया गया उनके नाम से और ये बहुत ही प्राइज पोजीशन है सारी टीम का, सारी टीम के लड़कों का। ये भुला नहीं जा सकता। चलिए मैं भी थोड़ा सा देख। हाँ जी, बिल्कुल। लोगों को मोटिवेट करने के लिए काफी हो कि कोई चीज आप अगर हाथ में पकड़ते हैं जिसकी दुनिया में वैल्यू है और बहुत ज्यादा लोग इसे पाने की कोशिश करते हैं, उस जमाने में आपको मिला सर, बहुत क्या बात है। उस जमाने में जी, तो सारे प्लेयर्स को ये दिया गया। बिल्कुल। ओरिजिनल जो वर्ल्ड कप होता है सर, वो कहाँ पे रहता है? वो बॉम्बे में, बॉम्बे ऑफिस, बीसीसीआई की ऑफिस में होता है। ये वो वहाँ पे रख दिया जाता है। वो वहाँ पे रख दिया जाता है, रेप्लिका दे दिया जाता है। बस ये रेप्लिका है हमारे को। ओके। और उसके साथ मेडल भी दिया है हमको। हाँ। सब खिलाड़ियों को। वो मेडल फिलहाल कहीं रखा हूँ मैं, अभी पता नहीं कि आई थिंक ये एक मेडल नहीं, ये तो पद्मश्री का है। इसको भी दिखाइए
जी जी ये तो एक इंडिया का गर्व मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत ही ये कब मिला था सर? किस साल में? 1982। अभी वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं। अच्छा, तब भी मिली, उससे पहले ही मिल गया? 82 में ये मिला। और अर्जुना अवार्ड वहाँ पे है जी, और एकलव्य अवार्ड वहाँ पे है। और ये पद्मश्री की सर्टिफिकेट है, ये अर्जुना अवार्ड की है, वो एकलव्य की है। ठीक है, तो बस ये सब एजाज़ात चदा मासूमीन के सदक़े से मिले हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी जी कि आप जब ये सब बात करते हैं कि हमारे वालिदैन ने इस तरह से हमें तरबियत किया है कि हम भी जब भी मैदान में उतरे नाते अली पढ़ते हैं, हमारा पहला कदम जो होता है बिस्मिल्लाह से होता है, तो करबला का भी किरदार देखने को मिलता है आपकी ज़िंदगी में? वाह, क्या सवाल किया आपने यहाँ पे कि 1985-86 की बात है, जबकि ईरान इराक के दरमियान जंग हो रही थी। आप करेक्ट कर सकते हैं वेदर ईरान और इराक। मैं कुवैत में एक बेनिफिट मैच खेल रहा हूँ। ओके, बेनिफिट मैच खेल रहा हूँ और मेरे चचा ससुर, 2 चचा ससुर वहाँ पे मुक़ीम थे, नौकरी कर रहे थे जी। काजिम हुसैन, मंजूर हुसैन। तो ये स्टेट लेवल खेल चुके हैं, जूनियर स्टेट लेवल खेल चुके हैं। हालांकि काजिम हुसैन एक यूनिवर्सिटी मैच में सुनील गावस्कर की डंडा निकाला, ही वाज वेरी क्विक। बहरहाल उन्होंने वहाँ पे मौजूद, और उनके घर हम गए, खाने पे गए, तो उन्होंने घर में दाखिल होते ही टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करके अरे देखो देखो देखो, उस ज़माने में वो लोग मेरे को मुश्तबा के नाम से खिताब, मुश्तबा हसनैन, ये फुल नेम है जी, सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी। हमारे पर दादा किरमान से आए, जो तेहरान में है। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी किरमान। वहाँ से हमारे 4 फादर्स निकल आए, बोल के हमारे वालिदैन, तो इस हिसाब से आया। तो वहाँ पे उन्होंने अरे निकला दो मिसाइल, इराक के दीवारों पे पड़ रहा है मिसाइल्स, अरे जंग हो रही है। अरे मेरे को मालूम ही नहीं जंग हो रही है, ईरान और इराक के खिलाफ जंग हो रही है। यहाँ से इराक, बगदाद या करबला कितनी दूर है, पूछा उनसे मैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 घंटे की फ्लाइट है। 1 घंटा, बस इतना ही जाहिर किया मैंने। दूसरे दिन हमारे इंडियन हाई कमिश्नर की पार्टी, दोनों टीम्स की पार्टी थी। तो हाई कमिश्नर का नाम भूल रहा हूँ, लिख के रखा हूँ। तो जब मेरा टाइम आया उनसे मुलाकात करने का, तो मैं उनका हाथ छोड़ा नहीं और कहा कि सर, a pleasure meeting you. तो can you get me visa to go to Iraq, Baghdad? हैं? He was shocked. अरे आपको पता नहीं कि जंग चल रही है, war is going on live, और आप करबला क्यों जाना चाह रहे हो? कोई दूसरी जगह नहीं मिली? मैं बोला नहीं साहब, मैं इतना करीब हो के 1 घंटे का फासला है यहाँ से फ्लाइट से, बस मेरे दिल में यही जज्बा आया कि मौला इतना करीब हूँ मैं आपसे, बुलाइए, बस ये दिल में था। तो उनको ये कहा कि मैंने मेरे को वीज़ा दिलवाइए। अरे नहीं, इम्पॉसिबल, नो वीज़ा इज़ बीइंग ग्रांटेड टू एनीबॉडी, you cannot, and you are our national property, you are our international property, and what do you mean we can't send you, no visa is being given? नहीं सर, प्लीज ट्राई। अरे वॉर जा रही है, वॉर चल रही है, काय का वीज़ा, कोई दूसरी जगह जाओ ना। मैं बोला नहीं, इतना करीब होते हुए सर, अगर मेरी मौत वहाँ पे आए ना सर, करबला में, आई विल बी द मोस्ट फॉर्चुनेट। आर यू ए शिया? पूछा उसने। यस सर, ही इज स्टॉन्च शिया, एंड माय इमाम्स श्राइन्स आर देयर इन करबला, नजफ, खूफा, एंड गेट मी द वीजा सर प्लीज, आई बेग ऑफ यू, बोल के बोला। अरे रे रे रे, अरे रे रे,
आई विल ट्राई, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू। हट गया। पीछे जो मिला एक गोरा सा, लाइक एन इंग्लिशमैन, उसने मिलके मेरे पास आया। मिस्टर वेदी, VEDI, ही द पंजाबी, सिख, नो टर्बन, क्लीन शेवन, इंट्रोड्यूस्ड मी, मिलाया अपनी बीवी से, दिस इज माई इंग्लिश वाइफ बोल के। ओके, आई हर्ड योर कॉन्वर्जेशन विद द कमिश्नर, my car will come and pick you up from the hotel tomorrow, I'll see you tomorrow at my office। बस इतना ही। टाइम दिया गया, पहुंचा, कटिंग इट वेरी शॉर्ट, तो सीधा ऑफिस पहुंच गए। पहुंच के उस ज़माने में टेलेक्स था, उसने टेलेक्स पे स्टार्टेड टाइपिंग, बगदाद, करबला, प्लीज अरेंज फॉर मिस्टर वीज़ा मोस्ट अर्जेंटली एंड रिवर्ट बोल के भेज दिया। तो अब ये आई स्टार्टेड आस्किंग हिम, आप क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा कि आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, जो बगदाद में ट्विन टावर हाई राइज बिल्डिंग खड़े हुए हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर था ये। तो उसने कहा कि भाई दिस इज व्हाट आई डू नॉट वरी। आधे घंटे में यकीन मानिए टेलेक्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग एंड वीजा टू इराक Baghdad has been granted to Sayyid M.H. Kirmani, and this is the visa number for 4 days. बल्कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दिल में बोल लिया मैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मैंने जो भी डॉलर्स से मेरे पास निकाल के, साहब मेहरबानी से वीज़ा आ गया है जी, तो मेरे को टिकट दे दो, टिकट लेके दीजिए, और वहाँ पे आपके ताल्लुकात रहेंगे, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बन रही है, जो भी बन रही है वहाँ पे आपके स्टाफ रहेंगे, जस्ट लेट मी नो, बेफिक्र रहो आप, मगर ये पैसे आपकी जेब में रखो। ये अल्फाज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये रखो पैसे आप, और ये मेरा फरीज़ा है। वाह, ये मदद होती है। ये मेरा फरीज़ा है जो मैं आपको भेजूं और सवाब कमाऊं, क्योंकि जो भी हूं मैं, ये उन्हीं का दिया हुआ है। हो। एक सरदार जी उन्हीं का दिया हुआ है, तो ये शरफ मैं हासिल करना चाह रहा हूं कि आपको भेजूं वहां पे ज़ियारतों के लिए। मैं बोला साहब मेरी भी कबूलियत होनी है, मैं खुद अपने हलाल की कमाई कमाते हुए मैं जाना चाह रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट क्लास टिकट आ गए, टू एंड फ्रो मेरे को, विद इन 1 आवर एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। और साहब यहाँ से अभी आप बेफिक्र जाइए, वहाँ पे मेरा स्टाफ, आपको मेरा उनका स्टाफ they will receive you at Saddam International Airport. They will receive you and they'll take care of you. Big fans of yours बोल के बोल दिए मेरे को, दिल खुश हो गया जी। तो अब चले साहब हम एयरपोर्ट, कुवैत के एयरपोर्ट पे, हु का मकाम, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा, हु इज दिस गाय कमिंग इन। वो हैट नहीं है यहाँ पे, एक हैट स्पोर्ट करता हूँ मैं, फेल्ट हैट, तो वो हैट पहन लेके मैं छोटा सा बैग ले लेके पहुंचा मैं एयरपोर्ट पे। कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई स्टाफ, सिर्फ स्टाफ नज़र आ रहे हैं मेरे को। तो बहरहाल वैसे वीज़ा ऊपर नीचे कौन है, मगर वीज़ा तो है, स्टैम्प लगा हुआ है, स्टैम्प है, ऑफिशियल है जी। ये दिस इज द नंबर ऑफ द वीज़ा। वो परेशान देख रहे हैं, ये कौन है। वो टोपी पहने, हैट के हुलिये में, आई एम श्योर उनके दिमाग में यही गया होगा, ये कहीं स्पाई तो नहीं है। तो हम प्लेन में दाखिल हो गए, उतरे हम सद्दाम इंटरनेशनल पे, वहाँ पे बैग चेक करे मेरा क्या है, जानिमाज
जानी मास का बोलता हूँ मैं। जब से कि मैं पहला टूर 10-12 साल की 13-14 के बीच में सेंट जोसेफ्स का एक पहला टूर निकला मेरे को मद्रास को, तो वालिद साहब पहली चीज़ मेरे बैग में जो रखे, बेटा ये जाने मास है, सिद्दका है, तस्बीह है, इसको छोड़ो ना को। ये हिदायत दी थी आपके वालिद ने। और ये रखो साथ में, और पढ़ना ना भूलो, फजीलत पे बराबर उठो, जैसे कि आदत डाल दी हमारे को 2 साल की उम्र से। नमाज, उसके बाद कुरान खोलो, 1 लाइन ही सही, 5 लाइन ही सही, 12-14 एक आयत ही सही पढ़ के निकलो, भागो सेहत बनाओ। ये आदत जो डाले हमारे को 2-3 साल की उम्र से, मौला के फजलो करम से अभी तक के बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर करबला की ज़ियारत आपको तो हो गई थी? हाँ जी सुनिए, ये सुनिए, ये बहुत बड़ा ये मौजूज़ा जैसा है मैं तो कहूँगा जी। तो हमने, इन लोग ने बड़े उसके साथ मेरे को बैग चेक किया इन्होंने जी थोड़ा सा, और मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये कौन है जो मेरे को रिसीव करने आए, इनका स्टाफ कहाँ है। तो ढूंढते हुए मैं नज़र दौड़ाते हुए एक ग्लास, बड़ा ग्लास जहाँ पे विजिटर्स आते हैं अपने रिलेटिव्स को पिकअप करने के लिए, तो ये बड़ा बैनर, मोर देन 15 फीट का बैनर, वेलकम टू सैयद किरमानी बोलिए। जो देखा मैं, अरे वाह, हैट निकाला, हैट निकाल के जो खुशी के मारे जो यूं किया, सारे के सारे स्टेन गन लिए हुए मेरी तरफ, मेरी तरफ सीधा, अरे तान दिया। फिर घबराया गया, फिर अपने आप को संभाला और कहा कि मौला बुलाए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ होगा, उनकी जमानत में बिल्कुल तेजी से गया वहाँ पे। और जब मैं हाई कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, जैसे ही वीज़ा मिला मेरे को मौला सर, और इन्होंने कहा, ये वेदी साहब ने कहा कि सर आप कमिश्नर साहब को बोलो कि वहाँ पे बगदाद में इंडियन हाई कमीशन में वहाँ पे सैयद मोहम्मद साहब रहते हैं, वो VIPs को लेके जाते हैं ज़ियारतों के लिए, वो वहाँ पे आपको रिसीव करने के लिए बोलो। तो मैंने हाई कमिश्नर साहब को फ़ोन करा और मेरे को वीज़ा मिल गया। हैं, अपना ख्याल रखो। मैं बोला डोंट वरी सर, माय मौला विल टेक केयर ऑफ मी। तो सबसे पहली ज़ियारत आपकी वो थी इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, और एक यहाँ पे कहना चाहूँगा, वो जो हम जब बाहर गए, इनसे मिलने गए, सारे के सारे 25-30 स्टाफ मेंबर्स वेदी साहब के जो करबला में मौजूद हैं, कूफे में हैं, नजफ में हैं, तो सारे के सारे खड़े रह के हार गिर पिना दे के, और मैं बोला यार यहाँ पे सैयद मोहम्मद साहब कौन है, तो बाजू की खड़े उन्होंने, आइए मर्सिडीज बेंज शोफर बैठ गए, 15 कार्स पीछे चले, क्रूसेड चला है, सामने मेरी गाड़ी और पीछे 15 कार्स, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स। तो एक ऐसे मकाम पे हम लोग 60-70 पे चल रहा है, एक बेहतरीन गार्डन के अंदर घुसने का इत्तेफाक हुआ गाड़ी को जी। वहाँ से उसने एक्सेलरेटर दबाते 120-140 पे पहुँच गया, 60-70 से 140 पे यूँ बोल के आई टुक ऑफ। उन्होंने भी टुक ऑफ करे बाजू बैठ के हुए, और ये कहा उन्होंने, देखिए सीधा देखिए आप, और लेफ्ट राइट, मैं जब खाली एक इशारा करूँगा आपको, जब देखिए जिधर भी बोलूँगा मैं आपको, बस बात नहीं होने की है अपने को। तो जैसे ही 140 पे निकला ये बेहतरीन गार्डन, तो इन्होंने टैप किया, लेफ्ट में देखिए बोल के, सद्दाम का पैलेस, सद्दाम का पैलेस नज़र आया वहाँ पे। तो वापस ज़्यादा मत देखिए, वापस आ गए। तो और आप बड़े बड़े जो पेड़ जो लगे हुए हैं उनके पीछे भी एक नज़र दौड़ाइए आप। नज़र दौड़ाया, वहाँ पे स्टेन गन लिए हुए हर झाड़ के पीछे डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। तो मैं बोला ये क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ से साहब जो भी गाड़ी स्लो होएगी वहाँ पे उस गाड़ी को उड़ा देते हैं। अच्छा। इसीलिए 140-160 पे पहुँचाइए। तो बहरहाल आप रोज़े पे पहुँच गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वहाँ पे।
सईद मोहम्मद साहब ने आपकी रोज़े पे लेके चले गए, हु का मकाम है वहाँ पे भी, कोई ज़ायरीन नहीं है उस टाइम का आलम भी, वो दौर भी पे रहने वाले ज़ायरीन है। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके बावजूद तो उसके आप खुश नसीब हैं कि उस वक्त तो अब इस गर्दिश में, इस जंग के मौके पे जो मौला बुलाए, जिसको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, तो देखिए ये दिल की कशिश और नेक तमन्नाएं होती हैं। इसकी वजह से जो है आपकी जिंदगी में हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर मैं थोड़ा सा और आना चाहता हूँ, आज के यूथ के बारे में पूछेंगे। आज अगर आप इंडिया पे देखें तो गांव हो या शहर हो, हर जगह पे आपको इंडिया के जो यूथ है क्रिकेट खेलते आपको दिख जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मायूसी हो जाती है जब वो एक अच्छे प्लेयर के रूप में नहीं देखे जाते हैं। जी। तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि कैसे अपना वो करियर स्पोर्ट में डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल किया है आपने। देखिए, हर एक की ज़िंदगी में ऊंच नीच होना ज़रूरी है जी, क्राइसिस आना ज़रूरी है, किसी भी शोबे में क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको अपने आप की काबिलियत पे भरोसा होनी चाहिए, अपने आप के स्ट्रेंथ में भरोसा होना चाहिए, और नेवर से डाई, नो गिविंग अप। अगर आपको एक टीम से ड्रॉप किया गया है, हालांकि बेहतरीन प्रदर्शन है आपका, तो डोंट गिव अप, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ऐसा ना हो कि भाई आप विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स, नो। आपको टीम जो है, आप जो इसकी जो भी टीम में है, उससे सारे टीम के मेंबर्स से आपको 5 गुना बेहतर प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, जब भी आपको कामयाबी हासिल होगी, जब भी आपका सिलेक्शन होएगा। नो गिविंग अप। और सबसे अहम चीज़, फजर की नमाज मत छोड़ा करो, टाइम पे पढ़ा करो और सही तरीके से पढ़ा करो। जैसा पेश इमाम पढ़ता है उसी तरीके से तलफ़ुज़ अदा करते हुए, और आप देखो उसकी बरकत। ये जो भी हूँ मैं, ये 14 मासूमीन का सदका है, और जो मुसल्ला मेरे साथ रहता है हर वक्त, हर तौर पे मेरा मुसल्ला साथ। जी, ओके, बस। सर एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपसे कि आजकल का जो दौर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब इतने बड़े पैमाने पे लोग खेलते हैं और लोग चयन नहीं हो पाता है, तो क्या इसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव आपको नज़र आता है कि अगर यूथ खेल रहे हैं और क्रिकेट में इंटरेस्ट रख रहे हैं और करियर अगर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कोई और ऑल्टरनेटिव आप देना चाहेंगे कि ये कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, शुरुआत अगर जो भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे खेला है जी, वो स्कूल से शुरुआत होती है। हर स्कूल में इस ज़माने में कोच तैयार हैं आपके टैलेंट को जांचने के लिए, और स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं। उस ज़माने में स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं जूनियर, सीनियर। इस ज़माने में 14, 16, 19, 23 स्टेट लेवल। तो यहाँ पे आपको स्कूल से शुरुआत होनी है आपकी। कई एकेडमीज मौजूद हैं आपको, मगर आपको कंसिस्टेंसी दिखाना ज़रूरी है। जब भी आप सिलेक्शन कमेटी के निगाहों में आएंगे और आपके परफॉर्मेंस से नाम मीडिया में आना चाहिए, तो उस लिहाज से आपका सिलेक्शन होता है। एक साल सिलेक्शन नहीं हुआ, डोंट गिव अप। और नमाज की बरकत देखो, पढ़ के देखो और याद करेंगे आप सैयद किरमानी को इंशाल्लाह। ये बिल्कुल, ये मेरा तजुर्बा है और ये मेरा पैगाम है नौजवानों को कि बुजुर्ग और मेंबर से भी यही कहा जाता है कि भाई दीन है तो दुनिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले दीन को अपने हाथ में लो। अच्छा, आपने इस दोनों चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस किया पूरी लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से मैं कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपका रिलीजन जो है आपके पैशन के बीच में रुकावट बन रहा है? ऐसा कुछ मेरे को पूरा यकीन रहा है सने बलोग में पहुंचे बाद से। हम भाई यहाँ पे पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि लोग अक्सर बोलते हैं ना कि आपका जो पैशन होता है और अगर आप बहुत ज़्यादा दीनदार हैं तो कहीं ना कहीं टकराव पैदा हो जाता है और आप अपनी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आपके साथ पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कहीं पर कोई मौका नहीं आया जहाँ पर आपने फील किया हो कि आपका दीन आपको जो है आपके पैशन से या आपकी कामयाबी की, आपकी मंजिल से रोक रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई बार मेरे को ड्रॉप किया गया। हाँ।
मैंने अपने काबिलियत पे भरोसा रखा और मेरी इबादतों का जज्बा जो था उस पे यकीन था मेरे को, और मैं अंदर से वलवले जो होते थे जब ड्रॉप किया गया 1979 पहला ड्रॉप मेरा इंडियन टीम से फॉर द सेकंड वर्ल्ड कप, राइट, वहाँ से फिर 84 में ड्रॉप करे मेरे को, फिर वापस आया मैं। जिंदगी का उतार चढ़ाव देखा, लेकिन कभी आप मैं गिव अप नहीं किया। मैं बिल्कुल बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, निराश नहीं होनी चाहिए आपको। यू हैव टू फाइट इट आउट, you have to fight it out and be the best in the team। आपको ये सोच होनी चाहिए कि भाई I'll be number 1 in my team wherever whatever whichever, किसी भी शोबे में, और साथ में आप दीन को पकड़ो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी ही कामयाबी, यकीन के साथ। यकीन बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया हूं मैं, यकीन होनी चाहिए आइम्मा ताहिरीन पे। जब यकीन आ जाएगा तो खुद ब खुद कामयाबी आपके सामने नजर कदम चूमेगी। अच्छा सर, किसी भी विकेट कीपर के लिए एक चीज़ जो बहुत मायने रखती है कि आप विकेट कीपर तो बन गए, लेकिन स्पिनर के सामने, क्योंकि वो आंखें और वो बॉल किस तरफ जाएगी, ट्विस्ट कैसे होगी, ये टेक्निक आपको किसी ने सिखाया था या कोई सिखाया नहीं मुझे, कोई सिखाया नहीं, क्योंकि आपकी निगाहों से बॉल बच नहीं पाती। नहीं, देखिए भाई, ये बहुत ही सिंपल है ये, इट्स लॉजिकल एंड वेरी प्रैक्टिकल। देखिए, आपको निगाह बॉल पे ही होनी चाहिए। अगर बॉल पे निगाह हटा लिए आपके ना ग्लव्स जाएंगे, वहां पे आपको चोट लगेगी, आप बॉल मिस करेंगे। तो बस यही हम ख्याल होना चाहिए कि हालांकि बैट्समैन सामने रहता है, कुछ बस बॉल जैसे ही स्पिनर या फास्ट बॉलर, उसका एक्शन को यहाँ पे देखना है आपको, या ऐसा या गूगली। अच्छा, उसके हाथ को जरा इससे बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल 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 जी हाँ। देखिए यहाँ पे अगर ये मीडियम पेस जो डाल रहा है तो ऐसे ही पकड़ेगा वो। ओके। और अगर वो बताया, वो आजकल बताते नहीं है, क्योंकि बैट्समैन मालूम हो जाएगा कि भाई क्या डाल रहा है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको आप देखें जो बॉलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो उभरते हुए खिलाड़ी है, जो उभरते हुए क्रिकेटर्स हैं, तो ये बहुत अहम है। जो बैटिंग करते सो टाइम या विकेट कीपिंग करते सो टाइम आप देखना चाहिए कि भाई बॉलर कैसे गेंद को, अगर फास्ट बॉलर है तो वो आउट स्विंगर के लिए ऐसे शेप करेगा टुवर्ड द स्लिप के एरिया में ये सीम रहेगी, ये सीम जो है ना, तो और उसका हाथ ऐसे रहेगा, तो और उसका हाथ ऐसा जाएगा आउट स्विंग के लिए, और इन स्विंग जब डालेगा जो राइट हैंड बैट्समैन के लिए लेग साइड पे आएगा ना, तो ऐसे इन स्विंग के लिए ऐसे ग्रिप करना पड़ेगा और हाथ को अंदर लेके आना है। दिस इज फॉर द फास्ट बॉलर्स, ओके। और स्पिनर्स को कैसे भी पकड़ सकता है स्पिनर, अगर ऑफ स्पिनर है तो वो ऐसे पकड़ेगा और ऐसे फिराएगा। लेग स्पिनर इसी ग्रिप में ऐसा पकड़ के वो ऐसे करेगा। अच्छा। लेग स्पिनर गूगली को है सो बिल्कुल रिस्ट को पलटाएगा, जो बॉल गेंद टप्पा खा के ऐसा जाएगा ऑफ स्पिन की तरह। तो ये ग्रिप्स होते हैं। बस लाइन और लेंथ का ख्याल रखना चाहिए। कहाँ तो ये विकेट कीपर को भी ध्यान रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विकेट कीपर को ये हाथ मूवमेंट देखना है, रिस्ट मूवमेंट देखना पड़ता है उसको। इतनी यहाँ से जैसे ही बॉल निकलता है उसको पता है कि भाई तेज गेंद बाहर कैसे डालेगा, टीम में स्पिनर कैसे बॉल करेगा, तो कीपर को पता है। अच्छा, एक बॉलर अगर 6 बॉल फेंक रहा है तो वो हर बॉल को अलग अलग तरीके से, बिल्कुल, जो 6 डिलीवरीज होते हैं तो वेरिएशन हर गेंदबाज के लिए बहुत अहम है। वो जो क्रीज होती है, बॉलिंग क्रीज, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप बाहर क्रीज के डालोगे तो ज़्यादा स्विंग नहीं होएगा, ना ज़्यादा टर्न होएगा। पिच के मुताबिक जब जैसे जैसे अंदर आएगा, विकेट के करीब आके डालेगा तो ज़्यादा स्विंग होएगा, चाहे आउट या इन, और टर्न भी ज़्यादा होएगा।
जितना करीब विकेट के करीब आके आप जब डालोगे तो बस ये दीज आर द बेसिक्स। बैट्समैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट? देखिए अब बैट्समैन को भी जैसा विकेट कीपर देखता है गेंद को, उसी तरीके से बैट्समैन भी देखना चाहिए कि उसके हाथ को देखना चाहिए और उसको पनपना चाहिए कि भाई कौन से मेयार का गेंदबाज। इसलिए मैं देख रहा था जैसे आपने 88 टेस्ट मैचेस खेले हैं, आपने नियरली 3000 रन्स बनाए हैं, फिर 2 सेंचुरीज है, 12 हाफ सेंचुरीज है, 198 विकेट्स है। ये सब जो रिकॉर्ड है 1976 1986 के आसपास के रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ को, एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर आप किसी खिलाड़ी को, ये चैनल विन के व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि अगर आपको ऑलराउंडर बनना है तो उसके लिए क्या चुकाना पड़ेगा आपको, कितनी मेहनत आपको लग सकती है? देखिए इस जमाने के खिलाड़ी, आज ऐसा बोला जाता है कि सिलेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं देखिए, ये सारा दारोमदार जिंदगी का जो है ना, हर एक की जिंदगी का यहाँ से है, आपकी सोच पे होता है। अगर आप सोचे कि भाई इतना कंपटीशन है, मेरे को सिलेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। छोटी सी मिसाल कि भाई ये मेरे को ठंडा पानी नहाया तो मेरे को सर्दी हो जाएगी, ज़रूर होएगी। हाँ। जबकि ठंडा पानी सबसे क्या कहते हैं, सेहतमंद पानी है, सबसे सेहतमंद पानी है। बारिश जो आती है, ऊपर से बरसात जो बरसता है, तो उसके कई फायदे हैं जो अब फिलहाल बयान नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। तो बहरहाल मिसाल दे दिया हूं मैं आपको। भाई आपको बहुत ही मुसम्मम इरादा करना है, नॉट टू गिव अप एंड फाइट इट आउट, कि भाई बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आप पे, नो नेगेटिविटी। आपको देयर इज नो रूम to fret, frown, crib and cry. There is no room. No room. आपको जगह ही नहीं है रोए, आजुर्दा हुए या जो भी है, रोए, मेरे को जगह नहीं मिल रही है, मेरे को ड्रॉप किया गया है। नो रोना को बुरा मत मानो, बस खेलते चले जाओ और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए इन एवरी, इट्स नॉट ओनली इन क्रिकेट, हर फील्ड में, हर शोबे में आपको पॉजिटिव एनर्जी होनी है। चलिए ठीक है, दैट्स इट सर, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक लास्ट राउंड है, रैपिड फायर, आप तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइन में आपको जवाब देना है उसके लिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी। रैपिड फायर बिल्कुल, अभी तक के ऐसे मौके नहीं आए मेरे को रैपिड फायर में, क्योंकि आपकी निगाहों से बॉल जा नहीं सकती है छूट के। तो मैं चाहता हूँ ये गेम भी जो हम लोग रैपिड फायर का करने जा रहे हैं क्वेश्चन, इसमें भी आपके जवाब ऐसे ही होने चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। यस, आई एम रेडी। ओके, सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा कि आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, आपको किस प्लेयर को सिलेक्ट करने में सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई है? मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई MS धोनी को सेलेक्ट करने के लिए, जबकि कलकत्ता के कोई डिस्ट्रिक्ट में झारखंड और स्टेट टीम खेल रहे थे, वहाँ पे प्रणब रॉय जो कलकत्ता के मेरे कोलीग थे, सेलेक्टर थे, उन्होंने कहा कि किरी भाई हमको एक विकेट कीपर चाहिए, आप देखिए उसको। तो कहाँ है भाई, वो विकेट कीपिंग कर रहा है क्या, बोल के पूछे हम। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी? नहीं, कहाँ है वो, किधर है वो विकेट कीपर? अच्छा। जो कर रहा है विकेट कीपिंग वही है क्या? हाँ। नहीं वही नहीं है, वो फाइन लेग में खड़ा हुआ है। अरे अच्छा, आप विकेट कीपिंग सेलेक्ट करो बोल रहे मेरे को, और वो फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहा है। तो मैं बोला उसका रिकॉर्ड ले आओ। अच्छा, 2 साल का रिकॉर्ड ले आओ। जब मैं उसका खोला, 2 साल का रिकॉर्ड, फेनोमिनल बैटिंग परफॉर्मेंस, इतनी प्रोलिफिक स्कोरिंग उसकी 2 साल के उसमें। मैं बोला उसको विकेट कीपिंग देखने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, दैट इज हु इज दैट फाइन लेग फील्डर एंड हु यू से ही इज अ विकेट कीपर? वो महेंद्र सिंह धोनी है सर। तो वो उनके सिलेक्शन में आप विकेट कीपर बोल रहे हैं और वो फील्डिंग कर रहा है वहां पे। कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्ड मैं देखा कि बैटिंग परफॉर्मेंस इज फिनोमिनल। तो मैं बोला इसी परफॉर्मेंस पे उसको ले लो,
इस जोन की टीम में विकेट कीपिंग को देखने की जरूरत नहीं मेरे। तो MS धोनी को सिलेक्ट होने में आपका व्हेन जब वो इंडियन टीम में आया सिलेक्ट होके तो बहुत खुशी हुई मेरे को। चलिए, तो मैं ये कभी मीडिया के सामने कभी नहीं कहा ये मैं। हाल में जब धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, जब ही ये लोग सोशल मीडिया ने मेरे पास आए कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ MS धोनी रिटायरमेंट और हाउ वाज ही सिलेक्टेड वगैरह, जब है सो मैं खुल के बोलना पड़ा। और प्रूफ ये है कि प्रणब रॉय को पूछो जाके, आप मेरा को सिलेक्टर था। अच्छा, अगर यकीन नहीं आया। नहीं यकीन क्यों नहीं है, हमने तो शुरू में। अरे ये उन्हें रिटायर हो गया बाद से बोल रहा है उसको सेलेक्ट किया बोल के दिमाग। चलिए, मैं अगला सवाल करना चाहूंगा कि आपका शुमार हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के बेहतरीन विकेट कीपर में के तौर पर होता है, ठीक है। अभी सवाल ये है मेरा कि ये जो हुनर है आपका, क्या आप किसी और को सिखाना चाहेंगे आगे, और अगर सिखाना चाहेंगे तो किसको सलाह देना चाहेंगे? ये देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल किया है आपने, क्योंकि प्राइवेट तौर पे भी मैं पूछ रहा हूँ। जी हाँ। देखिए, आज तक मुझे BCCI ने इसमें अब बोलना ज़रूरी पड़ गया है मेरे को, और नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने आज तक मेरे को मौका नहीं दिया कि कोई विकेट कीपर को उसको विकेट कीपिंग की काबिलियत क्या है बताने के लिए आज तक के मेरे को मौका नहीं मिला है। अच्छा। और मैं कई विकेट कीपर से बात कर चुका हूँ, पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक, और एक दिल्ली के 2-3 विकेट कीपरों से बात किया हूँ, पर्सनली बात किया हूँ, मगर एज ए कोच ऑफ एज ए विकेट कीपिंग कोच आज तक मुझे BCCI ने दावत नहीं दी। पर और अदर कोच आप रह चुके हैं? हाँ जी, देखिए कर्नाटका स्टेट के लिए भी बिल्कुल। देखिए, मैं कप्तान रह चुका हूँ कर्नाटका स्टेट का, कोच रह चुका हूँ। मेरे कप्तानी के नीचे राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले डेब्यू किए, और जब कोच रहा ये राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, सुनील जोशी, ये महान कर्नाटका के खिलाड़ी थे। और साउथ जोन का मैनेजर भी रहा हूं मैं, जहां पे VVS लक्ष्मण भी मौजूद थे इंडिया को खेलने से पहले। अच्छा, ये सबको जो भी तजुर्बा था मैं इनको वापस दे रहा था। एंड यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, ये बहुत ही अहम कहने जा रहा हूँ कि सबसे मुश्किल जगह जो होती है क्रिकेट टीम में वो विकेट कीपर की। विकेट कीपर is the best judge, guide to the captain, to the bowlers, to the fielders. जब तो महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दी गई तो सारा मीडिया ने मेरे पास आते हैं, जो भी विकेट कीपिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं मेरे पास आते हैं, तो आपकी क्या राय है जब धोनी को विकेट कीपिंग दिया गया है जी। तो मेरा जवाब सिंपल था और यही था कि ये सबसे बेहतरीन चीज जो इंडियन क्रिकेट को मिली है कि एक विकेट कीपर को कप्तान बनाया गया है। एंड ही प्रूव्ड इट। वेरी गुड। किसी एक के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आप बेहतरीन विकेट कीपर रह चुके हैं और बहुत सारे इंडिया के पास्ट को देखा जाए और आज के दौर में भी देखा जाए विकेट कीपर को, तो आप अपनी क्वालिटीज किसी एक विकेट कीपर में देखते हैं, या आपकी तरह वो जोश या वो आपकी तरह एक्शन किसी में देखते हैं? किसी एक का नाम लेना लीजिए आप। अभी प्लेयर तो नहीं कहना, भी अगर मैं पूछूं नहीं प्लेयर तो नहीं कहना चाहूंगा। जो 83 फिल्म में जो मेरा रोल किया, साहिल खत्तर ने अच्छे डाइव्स बताया मेरे, मैं जैसे डाइव बताया, मगर सीरियसली मैं समझता हूं कि भाई आज की अगर बात करें टीम की भी रिदमान साहा टेक्निकली साउंड दिखा मेरे को। अच्छा। दिनेश कार्तिक भी, अब ऋषभ पंत जो अब उभरता हुआ टैलेंट इन अबंडेंस, he is improving. चलिए, तो ये तीन KL राहुल भी रखते हैं जो आज करंट की बात है। हाँ, आजकल के आज इस दौर के विकेट कीपर्स हैं जो 4-5 विकेट कीपर्स, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है इनमें, राइट। तो इसमें ईशान किशन भी है विकेट कीपर, बल्लेबाज भी है। देखिए, यहाँ पे ऑलराउंडर होना बहुत अहम है। हमारे ज़माने में स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को देखा जाता था जी। इस ज़माने में आपको बैटिंग होनी चाहिए पहले,
और जिस तरीके से आप विकेट कीपिंग करें वो डज नॉट मैटर। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। दो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ कौन सी ऐसी 2 बातें आप एक जो ख्वाहिश रखता है क्रिकेटर बनने की, अच्छी बातें आप उसे सलाह देना चाहेंगे? सिर्फ हाँ 2 जी, बातें। बिल्कुल, बस कोशिश, दिली कोशिश होनी चाहिए हर एक को। ओके। और स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए। स्कूल से 10-12 साल की उम्र से ही आप स्कूल की टीम में हो जाना चाहिए। वहां से आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए और खुद ब खुद कंसिस्टेंसी जब आप दिखाएंगे तो खुद ब खुद लाइमलाइट में आओगे आप। तो बस दीन को पकड़े रहो, साथ में परफॉर्मेंस देते रहो और 14 मासूमीन पे यकीन रखो। आप इतने बेस्ट विकेट कीपर हैं, मैं चाहता हूं कि आप रेट करें, ठीक है? आप सबसे पहले किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? अपनी माँ को, अपने वालिद मोहतरम को? बिल्कुल, बेशक। या अपने दोस्तों को, या अपने रिश्तेदारों को, या आपके वाइफ को? ऑर्डर करें, ऑर्डर करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, सबसे पहला ऑर्डर वालिदैन। ओके, वालिदैन में किसको? माँ बाप? क्योंकि दोनों में बहुत अहम है, दोनों में फर्क काफी है। देखिए माँ का रुतबा बहुत सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल। ओके। क्योंकि जो 9 महीने जो सहती है माँ, तो फर्स्ट माँ, उसके बाद साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वालिदैन। ओके, दोनों मिलके, मगर माँ को सबसे आपका दिल है दोनों को क्रेडिट दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये फ्रेंड या वाइफ? सेकंड ऑर्डर वाइफ। डीमोटिवेटर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने आपको कभी ऐसा कहा हो कि कहाँ खेल रहे हो? वो कहते हैं ना बचपन में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे। हाँ, ये तो वालिद साहब के दिमाग में घुसा दिया था। इस तरह के लोगों को आज कुछ कहना चाहेंगे कि? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे को जब मैं 79 में ड्रॉप किया गया, मेरे को पहला ड्रॉप लाइक हॉट ब्रेक, कोई करीब नहीं था। अनटिल दे रिमूव मी फ्रॉम द टीम, देयर वाज नोबडी नियर मी। ठीक है, तो ड्रॉप किया गया मेरे को। मेरी काबिलियत पे मुझे यकीन था कि मैं जब टीम वापस आ जाएगी, मैं वापस होम सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ज़रूर खेलूँगा। मेरी स्ट्रेंथ, मेरी काबिलियत पे यकीन था। ओके। और उस टाइम पे चेयरमैन, ये सुनिए, ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग स्टेटमेंट है ये उनका। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के आउट हो गए जी, और दिन सेव करना है, 1 घंटा बाकी है और विकेट्स गिरना नहीं है अब। तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आते हैं, राज सिंह डूंगरपुर कमरे में, ड्रेसिंग रूम में आते हैं, कहते हैं कि किरी पैड अप, गो एज अ नाइट वॉचमैन एंड यू सेव योर टीम। ये डू और डाई मैच है तुम्हारे लिए फिर से। अब अंदाज़ा लगाइए आप, मैं कम बैक कर रहा हूँ और नाइट वॉचमैन की हैसियत से मेरे को भेजा जा रहा है कि भाई एक एंड रोकना, वहाँ पे कोई विकेट तुम्हारी जाना नहीं वहाँ पे। अगर तुम आउट हो गए टीम के बाहर फिर। अच्छा, ये मैसेज दिया गया वो डू और डाई के सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से हम वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के खिलाफ में डू और डाई सिचुएशन में थे, हमारी जो साझेदारी जमी कपिल और मेरे बीच में 125 रन की साझेदारी। बिल्कुल। अगर वो स्टैंड नहीं देता मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो आप भूल जाइए ये वर्ल्ड कप। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे डिमोटिवेटिंग फैक्टर था, मगर मैं है सो अपने आप को संभाला। मौला मदद करेंगे मेरे को, यादी मदद बोल के उतरा, प्लेड द होल 1 आवर, कम बैक, स्कोर्ड ए सेंचुरी नेक्स्ट डे। माशाल्लाह। चलिए, ये होता है जज्बा। अच्छा, आपको अगर अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहें तो कौन से 3 अल्फाज हैं जो आपको हमेशा मतलब एक ताकत देते हैं? बस मेरी नमाज पहली, मेरा कुरान 2 और वालिदैन की दुआएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और अच्छा, फ्री टाइम में यंगस्टर को क्या करना चाहिए आज के दौर में?
अब फ्री टाइम में देखिए, फ्री टाइम पे हर कोई को अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली एक्टिव रखनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखनी चाहिए सबसे पहले। ओके। तो वो ये बहुत अहम चीज़ है। और कंस्ट्रक्टिवली मैं जब कहता हूँ को, तो भाई जो आपके काम आए, दूसरों के काम आए, घर वालों के काम आए। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? मैं जी हाँ, देखिए जी हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है फिर से आपका, कि ये रिटायरमेंट के बाद जो है गोल्फ खेलता हूँ मैं। ओके। और एट दिस एज अभी करंटली? बिल्कुल करंटली अभी आप तो रिटायरमेंट हुआ कहाँ सर? आपने एक नया पैशन जी बिल्कुल, ये यहाँ देखिए मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, जबकि मेरे को कॉरपोरेट से इनविटेशंस आते हैं, इंडस्ट्रीज़ एज ए कीनोट मोटिवेशनल स्पीकर। ओके। और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ वाइडेक्स हियरिंग एड का, विच आई एम यूजिंग इट। ओके। वाइडेक्स हियरिंग एड का, जबकि खेलने के ज़माने में जॉ फ्रैक्चर हो गया था मेरा। तो अभी तकरीबन एक महीना लगा, जस्ट बिफोर द कैम्प टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट मैच में हेलमेट वगैरह कुछ नहीं थे हमारे ज़माने में। तो फ़ौरन एक बॉल मुंह पे आने जब देखा, तो मैं ऐसा जो किया, मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जब तक कुछ एहसास नहीं हुआ, कुछ मालूम नहीं हुआ कि देयर इज़ ए हियरिंग लॉस। अच्छा। तो बहरहाल मौके की तहत घर में बैठे थे, इंटरनेशनल करियर और बैंकिंग करियर भी ख़त्म हो गया था मेरा। तो एक सीरियल देख रहे थे, तो मैं बोला यार ज़रा वॉल्यूम बढ़ाओ। एक बार सुने, दो बार सुने, तीसरे बार बोले जाओ ENT के पास। तो वाइडेक्स हियरिंग एड कंपनी जो डेनमार्क बेस्ड है, तो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई आप फिक्र मत कीजिए, सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हम आपको हियरिंग एड देंगे। तो जिसकी वजह से माशाल्लाह से जो शर्मिंदगी होती है मीटिंग्स में, सुनने नहीं आ रहा है, ऐसा कान पकड़ना पड़ रहा है, तो जिसकी बिना वाइडेक्स हियरिंग एड जो लगाया हूँ मैं, बहुत ही मैजिक जैसे है कि भाई आई एम नॉर्मल। नॉर्मल हूँ, जैसे आप सुनते हैं वैसे आप सुनते हैं, मैं सुनता हूँ जैसे आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़। तो उस लिहाज से जिसको भी हियरिंग लॉस है, जाइए करीब से करीब ENT स्पेशलिस्ट के पास, अपने हियरिंग लॉस चेक करवाइए और यूज़ हियरिंग वाइडेक्स हियरिंग एड। ओके। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप विकेट कीपर ना होते तो फिर क्या होते अपनी ज़िंदगी में? मुझे पता ही नहीं मैं क्या होने वाला हूँ। वो बस ये कोशिश जारी थी, बस मौके की तहत हर एक चीज़ मौके की तहत जैसे जैसे सामने आते गई, उसमें मैं हिस्सा लेते चला गया। और न कोई हमारे को बोलने वाला था कि भाई तुम ये बनो या वो बनो, क्रिकेट खेलो या हॉकी खेलो, मैं पूरे हाउस गेम्स खेल रहा था। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और काफ़ी वक्त आपने दिया। और मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आज भी दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर हैं। अभी तक आपका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। ये गवाही दे रहा है ये आपकी ट्रॉफी, ये अवार्ड, इतने सारे अवार्ड आपके घर में हैं, ये सब देख के इतनी खुशी हो रही है हम लोगों को। तो चाहता हूँ कि एक दो लाइन कुछ हमारे व्यूअर्स को आप कहना चाहेंगे, आखिर में अपने दिल की कुछ बातें कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अभी जो भी आप कहा है मेरे बारे में, ये सब मेरे रिकॉर्ड तो टूट गए हैं, MS धोनी ने तोड़ दिया है। उन्होंने नहीं, पर ये नहीं है उनके पास, ये कोई विकेट कीपर सारी दुनिया में किसी विकेट कीपर के पास ये नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा एजाज मिला है मेरे को 14 मासूमीन के सदक़े में। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई जो भी आप बनना चाह रहे हैं, बस अपने आप पे यकीन रखिए, अपने काबिलियत पे यकीन रखिए और बस अमल करते जाइए। और अपनी नमाज कुरान को मत छोड़िए, दीन को साथ रखिए पहले, उसके बाद दुनिया मिल जाएगी खुद ब खुद। सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी टाइम दिया, हम सर के घर पर मौजूद हैं, यहाँ से आप तमाम को सर का इंटरव्यू दिखाए और उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताया। सर, इंशाल्लाह मौका लगा और क्या आप उन लोगों को भी मदद करना चाहेंगे जो अपना ख्वाब रखते हैं कि इस फील्ड में? जी, ओके।
मैं हमेशा तैयार है आप? जी बिल्कुल। फिलहाल मैं कंसल्टिंग डायरेक्टर हूँ कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एकेडमी का। हाँ। तो जहाँ पे हम कोचिंग देते हैं बच्चों को, वहाँ पे वो ऑल राउंड कोचिंग, सिर्फ विकेट कीपिंग की ही नहीं। तो आप मदद करने के लिए तैयार हैं अगर कोई बनना चाहता है? नहीं, बिल्कुल। अभी भी मेरे को अगर कोई मौका मिल गया बीसीसीआई की तरफ से या एनसीए की तरफ से, अभी भी मौला के फजलो करम से हाथों और पाँव में दम है। चलिए, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपको हम लोगों ने इंटरव्यू दिखा दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप इस ग्लव्स को एक बार थोड़ा सा पहने और इस बॉल को ले लें और ये इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि ये ग्लव में बॉल है, वैसे ये पकड़ा इधर से जाता है, यहाँ से ये 3 उंगलियों और इसमें पकड़ा जाता है गोला, गेंद को इधर से पकड़ा नहीं जाता है, छूट जाता है। तो दिस इज वेयर ए विकेट कीपर शुड प्रैक्टिस एंटिसिपेशन टेकिंग कैचेस। तो ये रहा मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड गेंद, 6 विक्टिम्स इन एन इनिंग्स, टेस्ट इनिंग्स। और ये ग्लव रहा मेरा जो मैंने सारे प्रूडेंशियल 83 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किया, और ये ग्लव्स रहे मेरे बैटिंग ग्लव्स। ओके, और ये पद्मश्री, और ये पद्मश्री का अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड है सर के पास। जी जी जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अदा करता हूँ। और नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सर का शुक्रिया अदा कर दिया, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया, इस इंटरव्यू को देखा। जिंदगी जो है खुद एक खेल है, एक मतलब ऐसी जिंदगी है कि जहां पर आपको कब क्या आपके साथ हो जाएगा आपको पता नहीं है। जिंदगी के हर कदम पर एक उतार है, एक चढ़ाव है, लेकिन इस उतार चढ़ाव में आपके कदम कभी पीछे नहीं हटना चाहिए या कभी हिलना नहीं चाहिए। आपकी मंजिल आपके सामने होनी चाहिए, जिस तरह से सर की थी। सर की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी मायूस नहीं हुए, कभी हिम्मत सर ने नहीं हारा। जो सेम स्पिरिट पहले दिन की सर की थी, जो जोश था, वो आखिरी तक यानी आज तक अभी तक बाकी है और आने वाले दिन में भी बाकी रहेगा। ये हम लोगों को सीखने को मिलता है। खेल का जो मैदान है, ये मैदान बड़ा अजीब है। इसमें वही खिलाड़ी कामयाब होता है जो खेलने का जज्बा रखता है, जो समझने की ताकत रखता है, और जो सर ने कहा है कि सब्र के साथ मैदान में डटा रहता है, उसी को कामयाबी मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम को जनाब सैयद किरमानी साहब से जो हम लोगों ने गुफ्तगू किया है, जो बात किया है, इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपर हैं, और इनसे बात करके काफी इंस्पिरेशन आप लोगों को मिला होगा इनकी जिंदगी के बारे में, और काफी कुछ आपने भी सीखा होगा। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में कामयाब होना, तो इनके बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर आप थोड़ा बहुत अमल कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। इंशाल्लाह चैनल विन के इस प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी में फिर किसी एक और ऐसी हस्ती से हम मुलाकात करेंगे जिसकी स्टोरी, जिसकी कहानी हम सबको मुतासिर कर सकती है। हमें दीजिए इजाजत हमारी पूरी टीम के साथ। और ये इंटरव्यू हम लोग बैंगलोर से कर रहे थे, जनाब सैयद किरमानी साहब के घर से, और ये मौका हम लोगों को मिला कि यहाँ पर आके हम लोगों ने चीज देखा। दीजिए इजाजत, बने रहिए चैनल विन के साथ। बहुत शुक्रिया जी। ओके।